सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ग्रुप डी एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं और जल्द ही शुरू हो जाएंगे, तो उनके लिए हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन लाने की सोची है। और ये पहला सेट है जहां में हम पहले सेट के 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न संख्या 1 से, जो कि रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रश्न में हमको प्रश्न दिया गया है और उसके लिए 2 कथन दिए गए हैं। हमको ये बताना है कि जो प्रश्न है उसका उत्तर लाना क्या केवल पहले कथन से या फिर दोनों कथन, मतलब पहले या दूसरे या फिर दोनों या फिर किसी भी कथन से पर्याप्त नहीं होगा। मतलब कि कहा गया है कि प्रश्न पढ़ते हैं कि सब्जी के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, ये हमको बताना है, जबकि उस प्रत्येक का भार बराबर है। तो पहला कथन दिया गया कि पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 किलोग्राम है। तो पहले 10 डिब्बे जो भरे गए हैं उनमें से प्रत्येक का 1/3 का भार जो है 10 किलोग्राम है। दूसरा है 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार के 40 से 40 किलोग्राम अधिक है। तो क्या यहाँ पे क्या होगा, हमें देखिए पहला और कथन दूसरा दोनों कथन की आवश्यकता होगी, तब हम जाके इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इस वजह से हमारा डी वाला विकल्प सही है, जहाँ पे कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, ये साइंस से क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज। हम यहाँ पे H2O की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार 1 होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो उसका 2 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, उसका तो परमाणु भार यानी कि मास, अगर एटॉमिक वेट की बात करेंगे तो वो 16 हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है 16। और इनका रेशियो जब निकालेंगे तो 1:8 का रेशियो मिलता है, और ये होता है मतलब 1:8 का अनुपात निकला है यहाँ पे। ठीक है, आगे। और यहाँ पे केवल पानी की ही बात नहीं कर रहे हैं, किसी में भी हो सकता है। तो 2:1 कभी किसी भी यौगिक में नहीं होता है, यही डी वाला विकल्प ही होता है पानी में, और किसी की बात वही यहाँ पे नहीं की जा रही है। जब ये दोनों बनते हैं तो ज़्यादातर पानी ही बनाते हैं। आगे बात कर लेते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू होता है तब इसकी क्या में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ऐसे किस चीज में परिवर्तन होता रहता है। तो द्रव्यमान में क्या परिवर्तन रहता है, बल के कारण द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है, उसमें चाहे बल लगे चाहे ना लगे, तो ये बिल्कुल नहीं है। आकृति में परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो निरंतर बदलती रहे ऐसा कोई नियम नहीं है। चाल में परिवर्तन हो सकता है, हम बिल्कुल होता है। चाल में ही परिवर्तन होता है जब असंतुलित बल लगता है। ठीक है, असंतुलित बल लगा है। असंतुलित मतलब कोई पिंड है, इधर की ओर अकेला बल लगा है। संतुलित का मतलब होता है दोनों तरफ से बराबर लग करके उसका गति को शून्य करता है, यानी कि दोनों का बल का प्रभाव खत्म हो जाना। और अनियंत्रित बल का मतलब है केवल एक तरफ पे लगना, या फिर असंतुलित बल 1 या 2 3 तरफ लग जाते हैं, लेकिन धक्का एक दिशा में उनका परिणामी जाता है। तो भार में कोई परिवर्तन ऐसा कुछ होता नहीं है, केवल चाल में परिवर्तन होगा। तो यही चाल हमारा उत्तर सही है। आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का सबसे पहला शहर कौन सा है। तो इंदौर ये शहर है जिसने ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का प्रयोग किया है सबसे पहले। आगे बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। तो भैया बाहरी कोश पूर्ण होने का मतलब होता है उसमें 2 या मतलब कि अगर पहला कोश है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी दूसरा तीसरा चौथा कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन जिनमें होते हैं उनको कहा जाता है कि उनका बाहरी कोश पूर्ण है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो ये जो होता है आवर्त सारणी में, आप पहला ऐसा जो टेबल देखते हैं, जो लास्ट वाली सारणी होती है उसमें जहाँ पे हीलियम ये सारी गैसें होती हैं वो अक्रिय गैसें होती हैं, और वो होता है 18वां। ठीक है, 18वां। अगर उनके आवर्त की बात करेंगे ऐसे 7 लाइनें होती हैं, और खड़ी लाइनें जो होती है वो 18 होती हैं। तो लास्ट वाली 18वां जो होता है उसी में होते हैं क्या, हमारी अक्रिय गैसें जिनका बाहरी कोश पूर्ण होता है। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। यहाँ पे कहा गया है कि यदि एक कार ड्राइवर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, ठीक है, तो कार चलाता है, तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। दूरी आपको किलोमीटर में दी गई सारे ऑप्शन। तो यहाँ पे जो दूरी बराबर चाल करते समय होता है उसको भी हमको यहाँ पे किलोमीटर में, मतलब किलोमीटर में निकालने के लिए
प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। पहले बात तो 15 मीटर पर सेकेंड है। 15 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हमको गुणा करना होता है 18/5 से। तो हमने यहाँ पे 18/5 से हमने गुणा कर दिया, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में बदल गया। और हमको यहाँ पे गुणा करना होगा समय से, जो 3 घंटे लग रहा है। 3 घंटा प्लस में 20 मिनट भी लग रहा है, उसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 मिनट जो होता है 20/60 करना पड़ेगा। तो ये घंटे में बदल जाएगा, 0 0 कट गया, 2 1 2 2 3 6, यानी 1/3 मिल रहा है। तो अगर हम इसको 3 घंटे वाले के साथ जोड़ेंगे, 3 3 का 9 1 10, 10/3 मिल जाएगा हमको। क्या मिल जाएगा? 10/3 हमको मिल जाएगा क्या? हमारा समय। काटते हैं तो ये 5 तिहाई 15 होता है, 15 पूरा पूरा कट गया, 18 दशमलव 180, यानी कि पहला वाला विकल्प हमारा सही हो गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो क्वेश्चन को जल्दी से आंसर मिल ही जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इट नोन एज, यानी कि जो फोर्स लगाती है ग्रेविटी हमारे ऊपर, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है वेट। वेट देखिए, वेट को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बराबर होता है M × G। G क्या, M क्या है? उसका मॉस होता है। G क्या होता है? उसका गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु पे लगाया जाएगा जो त्वरण लगाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, ये होता है, ठीक है। तो जो फोर्स लगता है किसी भी पिंड पर, किसी भी वस्तु पर, जो धरती द्वारा लगाया जाता है ग्रेविटी द्वारा, ठीक है, वो होता है हमारा वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे लंबा सा हमको एक है, मतलब इसको ही सॉल्व करना है। देखते हैं कहाँ से सॉल्व करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे। तो सिंपली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 7 5 12 हो रहा है, यहाँ पे हमको मिल गया है 12। तो हम पहले 9 6 15, 15 में से 12 घटाने पर हमको मिल गया 3। और उसके बाद हमको यहाँ पे 12 में से 3 घटा देते हैं, तो क्या मिल जाता है? हमको मिल जाता है 9। और 15 9 हो जाएगा कितना? यहाँ पे मिल जाएगा 12 में से 3 घटाने पे मिल गया ना, और 15 9 हो जाएगा 24। 24 के साथ पहले 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि डिवाइड हम बाद में करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 3 से करेंगे इसको। 3 3 8 24, 8 हो जाता है। और 8 से जब भाग करेंगे 56 में, क्योंकि भाग का निशान दिया दे रहा है, 56 में 8 से भाग करेंगे तो 8 7 56 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 7, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे ही आप समझेंगे, बात को ऐसे ही हल किया जाएगा, तभी आपको आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्या कह रहे हैं कि विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो किरदार है वो रणबीर सिंह ने भी रणबीर सिंह ने निभाया है, ठीक है। रणबीर कपूर ने वहाँ पे बिल्कुल नहीं किया। राणा दुग्गबत्ती जो हैं, ये आपके बाहुबली में विलन का किरदार निभा रहे हैं। रणबीर कपूर और रणबीर सिंह दोनों का नाम मैच करता है, इस वजह से ये है। शाहिद कपूर यहाँ पे ऑप्शन इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे वो क्या कहते हैं, पद्मावती के पति, जो मैं नाम भूल रहा, उनका किरदार इन्होंने निभाया है, ठीक है, राणा साहब का। आगे चलते हैं, जो भी उनका नाम हो, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, ना मैं खुद कंफ्यूज हूँ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। भाई यहाँ पे हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो भाई यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम होता है। ये जो ऊपर वाला क्यूब वाला रोड पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है, घाते 3 दिखाई दे रहा है, इसमें एक नियम होता है कि अगर ए, मतलब ये वाला हिस्सा पूरा और ये तीनों का अगर योगफल a + b + c बराबर आपका 0 होता है, तो ऐसी स्थिति में a³ + b³ + c³ इक्वल टू होता है 3abc, ठीक है। ये होता है नियम। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ठीक है, ये पूरा का पूरा, ये नीचे वाले हिस्से के पूरा का पूरा बराबर ही हो रहा है, क्योंकि नियम वही रहेगा। ऊपर वाला हिस्सा क्यूब हो रहा है और क्यूब वाला, अब यहाँ पे a - b, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो वो ये 0 हो ही रहा, मतलब ये नियम सेटिस्फाई में कर रहा है। तो 3abc के बराबर होगा, जो कि इसके बराबर होगा। पूरा का पूरा हिस्सा ये कट रहा है और 1 के बराबर मिल रहा है, ठीक है। ये सिंपल, ये नियम होता है, आपको ये समझ के रखना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बात करेंगे। क्या जा रहा है कि निम्नलिखित इसमें कौन सा पूर्ण घन है, होल क्यूब कौन सा है? तो भाई ये अपना घन है, ठीक है।
2 दुनिया 4 दुनिया 8 मतलब ये घन है। और आई थिंक यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है कि नहीं सही माना गया है, क्योंकि ये भी किसी का घन है संभवतः, ये तो किसी का नहीं है। ठीक है, ये किसी का नहीं, ये तो किसी का नहीं है। शायद यहाँ पे 2 ऑप्शन सही सही मिल रहे हैं, इस वजह से ऐसा में गलती कहा गया है इसको, तो यहाँ पे समझ के रखेंगे। नेक्स्ट वाले हम क्वेश्चन पे चलेंगे। उस व्यक्ति को चुने जो इस एक समान समूह के संबंधित न हो, इन समूह में से समान नहीं हो। अल्बर्ट आइंस्टीन दिया है, थॉमस एडिसन दिया गया है, विराट कोहली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब विराट कोहली अभी जलते जागते इंसान हैं जो क्रिकेटर हैं, बाकी सबके सब साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। ठीक है, और ये भी कह सकते हो कि बाकी सब विदेशी है, विराट कोहली देसी है। ये भी कह सकते हो। और क्या कह सकते हो, बाकी सब मर गए, विराट कोहली जिंदा है। ठीक है, ये भी कह सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कुछ खाली जगह है दिया गया, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट। यानी कि आपके पास क्या है, इतना कूलम का आवेश दिया गया, Q बराबर 4C दिया गया है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको V इक्वल टू दिया गया है 18 वॉट का। तो इसमें कितना काम करना पड़ेगा, तो भैया W जो किया गया कार्य बराबर होता है W बराबर V इंटू क्यू होता है, W बराबर होता है V इंटू क्यू। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को गुणा कर लेंगे, 18 चौके 72। ठीक है, 18 चौके 72 जूल हमने काम किया है। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, किया गया कार्य। ठीक है, कोई भी वायर होता है, देखिए एक सिंपल सा हमारे पास वायर है, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब आवेश, आवेश मतलब चार्ज। ठीक है, चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस में अगर कोई चार्ज ले जा रहे हैं तो उसमें कुछ काम करना पड़ रहा है, वही काम क्या है हमारा यहाँ पे निकालना है, तो W बराबर V इंटू क्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है कि कह रहे हैं कि साइन पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 2 थीटा इक्वल टू 3 हो रहा है, टेन पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने का तरीका यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हमको शायद रिजल्ट मिलेगा। हालांकि यहाँ पे इसके बराबर आपको 3 ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, बट मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सेक स्क्वायर, देखिए यहाँ पे पहले वाले पार्ट से सेक स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर माइनस, देखिए सेक स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये भी होता है। हमने इसको चेंज किया, अगर इसको इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे टेन थीटा मिल जाएगा, यहाँ पे टेन पावर 4 थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा और टेन पावर 4 थीटा। यानी कि राइट हैंड साइड वाला जो 3 था वो हमने चेंज नहीं किया है, और हमने इसी को चेंज करके इस फॉर्म में ला दिया है जो हमको ये चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज रख करके भी आप कर सकते हैं, आई थिंक कर सकते हैं, बट वहाँ पे वैल्यूज रखने के बजाय मतलब वो नहीं हो पा रहा, तो हम इसको सीधे सीधे डायरेक्टली चेंज कर ले रहे हैं। अभी हालांकि ये बेसिक मेथड है, मैंने बहुत ज़्यादा गोची मोची कर दिया है क्योंकि मेरे पास वो अच्छी वाली पेन नहीं है जिससे मैं अच्छे तरीके से लिख सकूँ, तो बट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ऐसे ऐसे काम होगा। नेक्स्ट वाले हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। कह रहे हैं जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे गति करती है, घूर्णन करते हुए वस्तु के केंद्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, भैया ऐसा गोल गोल काम कर तो अंदर की ओर एक बल लगता है, इसको कहते हैं अभिकेंद्र बल। जो बाहर की ओर लगता है वो अपकेंद्र बल होता है, अंदर की ओर। ठीक है, जैसे कि हम एक पत्थर को रस्सी में बांध कर गोल गोल घुमाते हैं तो अंदर की ओर जो बल लगता है हमारे हाथ की ओर, ठीक है, ये जो बल लगता है उसको अभिकेंद्र, केंद्र की ओर मुड़ा हुआ बल अभिकेंद्र बल, अप माने ऊपर बाहर की ओर जो जा रहा होता है बल अपकेंद्र बल होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन, हिल स्टेशन के जो प्रिंसेस राजकुमारी कहलाते हैं वो क्या है, वो है कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, कोडाई कनाल या कोडाई कनाल ऐसा कुछ कहा गया है।
जो भी है परफेक्ट है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन है मतलब है, कह रहे हैं दिए गए प्रश्न को पढ़ें, निर्णय लें कि निर्णय से कौन से सूचना प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह है। तो हमको यहाँ पे बताना है कि ए सी बी ये जो ऊपर वाला कोड यक्स बना है इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो हमको क्या पहली वाली सूचना से इसका उत्तर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या दूसरी वाली सूचना से उत्तर मिल जाएगा? दूसरी वाले अकेले से नहीं मिलेगा, दोनों की हमको आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे हमका हमारा डी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नहीं, डी वाला तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, मतलब यहाँ पे या तो ये यहाँ पे हमारा सी वाले विकल्प में, थर्ड वाले विकल्प में कहा गया है कि एक और दो दोनों ही पर्याप्त है। तो हमको ये देखना होगा। हमने कहा था कि दोनों पर्याप्त हैं, हालांकि पहले वाले क्वेश्चन में हमको डी वाले पे कहा गया था दोनों पर्याप्त है ना, तो इस वजह से हमने वही सोचा था। लेकिन यहाँ पे सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हमारा दोनों पर्याप्त हैं। नेक्स्ट वाले हम क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि दी गई आकृति में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी। क्या मजाक भरे क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ क्यों डाला है। यहाँ पे देखेंगे वही वाला निशान दूर दूर बना दिया गया है, यही वाला निशान दूर दूर बनाना चाहिए, तो सेम वाला निशान होना चाहिए। यही बी वाला विकल्प सही दिखाई दे रहा है। क्या बच्चों वाला खेल क्वेश्चन पूछता है यार ये, फिर भी हमारा टाइम तो लिया इसने। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। अब मैं आपको बता दूं कि मैं हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता, मेरा एक और वाला चैनल है, ठीक है, वहाँ पे मैंने हाई स्कूल वाले बच्चों को, 10th वाले बच्चों को ये वाले क्वेश्चन पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा मतलब डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करके बताया है। अब मुझे यहाँ पे इसका शॉर्टकट तरीका समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बट मैं आपको डिस्क्रिप्टिव बताने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, क्या है भाई कि नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, ठीक है, तिरछा वाले का मल्टीप्लिकेशन करोगे, इस तिरछा वाले का मल्टीप्लिकेशन करोगे, ऊपर वाले में a प्लस बी ए माइनस बी करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, क्या मिल जाएगा साइन वाले के साथ में, हम साइन के लिए एस अकेले लिखते हैं, एस स्क्वायर ए और माइनस एस स्क्वायर बी मिल जाएगा। क्या मैं करेक्ट कह रहा हूँ? बिल्कुल, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मिलेगा। नीचे वाले का हमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि नीचे वाले को गुणा करके लिख लेना है। अब तिरछा वाले पे आ जाते हैं, उधर वाले दाहिने वाले हाथ साथ में जो है प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए कॉस ए कॉस बी कॉस ए माइनस कॉस बी है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा और माइनस करके कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर बी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, और ये दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं माइनस में, तो इनका माइनस कॉमन लेके लेंगे तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। अब 1 माइनस 1 बराबर होता है ऊपर वाला अंश हमारा क्या हो गया 0, तो हर में कितनी भी बड़ी गिनती हो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखने में लंबा है, ठीक है, एक बार को मैं भी डर गया था जब मैंने इसको हल करना शुरू किया था, मतलब जब मुझे पहली बार मिला था, बट अभी यहाँ पे आपको सिंपल ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू रख के मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ इसका, ठीक है, या फिर आप ये कम कर सकते हैं। एक काम मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे किसी की भी वैल्यू रख दिए, साइन 0 की वैल्यू रख, मतलब लेकिन यहाँ पे 2 एंगल दिए गए हैं, फिर वही आप बेफिजूल के वाले बातें हो जाएंगी। मैं ज़्यादा उन पर गहराई में नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे खुद भी उतना ज़्यादा गहराई के नॉलेज नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से पढ़ा है उस प्रकार से मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसका MN दर्पण बना है और इसका प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो हमारा जो सही है, देखिए इधर काला काला दिखाई दे रहा है, इधर सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, तो इधर काला पड़ जाएगा, इधर सफेद पड़ जाएगा, तो ये देखिए काला सफेद यही वाला दिखाई दे रहा है। अब ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो वही वाली आकृति हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये उल्टा पुल्टा दी दी है, ये कोई भी काम नहीं करेगा, तो हमारा पहला वाला विकल्प ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहे हैं कि नीचे दी गई कथन में कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। हमारे पास कथन दिया गया कि छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा छात्र अवधारणा क्या मिल रही है कि दूसरे छात्र ने नोट्स तैयार कर लिए हैं।
तो दूसरे छात्र से कहा, तो हो सकता है कि उसने तैयार कर लिया हो। अब यहाँ पे पहले वाले के छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। आई थिंक कि यहाँ पे दूसरा वाला तो समझ में नहीं आ रहा, हमको केवल पहला वाला सही दिखाई दे रहा है। आंसर देखेंगे तो केवल पहला वाला अंतर्निहित है। परफेक्ट है भाई, सही है, ठीक है। तो दूसरे वाले के नोट्स तैयार कर लिया है, इसी वजह से उसको चाहिए। अब यहाँ पे उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, तो ऐसा कुछ तुक नहीं बनता इस बात का, तो केवल हमारा पहला वाला करेक्ट है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वार्म ब्लडेड। अब ये मुझे नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा है, पर पिजन इसका सही उत्तर है। वार्म ब्लडेड जो हो गया, ठीक है, ब्लडेड वो पिजन होता है ना, कबूतर होता है। आगे वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है। तो भाई ये चमगादड़ तो है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पराध्वनि ये तो सार्क भी उत्पन्न करते हैं आई थिंक, ठीक है। पतंगा कीट पतंगे तो नहीं, हाथी तो नहीं, सार्क चलिए नहीं, वो तो एक प्रकार की आवाजें उत्पन्न करती हैं। पराध्वनि जो उत्पन्न करते हैं वो चमगादड़ उत्पन्न करते हैं और डॉल्फिन उत्पन्न करती है। तो पारपोइसिस जो दिया गया है ये हो सकता है वो जानवर हो जो उत्पन्न करता है। अगला वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आकृति में अगला वाला क्या होगा। तो क्या सिंपल से ये चक्री गोल गोल घूम रही है, यहाँ पे ठीक इसका अपोजिट हो गया है, तो इसका ठीक अपोजिट यानी ये वाला पहला वाला विकल्प होना चाहिए। बस वही हमारा सही है, ठीक है, पहला वाला विकल्प होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन पीएच मान 7 है। तो अमोनियम, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का पीएच मान 7 नहीं होता है क्या। अमोनियम क्लोराइड ये इसका जलीय विलयन में पीएच मान नहीं 7 से कम होता है, ठीक है, सॉरी। सोडियम क्लोराइड का तो 7 नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड का 7 से कम होता है, यानी कि वो अम्लीय होता है, ठीक है। आगे वाले पे हम चलेंगे। Which union minister has launched Power Tax India scheme to boot power loom sector। तो इसको स्मृति ईरानी जी ने लॉन्च किया है, ठीक है, पावर लूम को सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट करने के लिए। निम्न नीचे दिए गए कथनों में से कथन और निष्कर्ष को पढ़ें। क्या कहा गया भैया कि कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई गाय बिल्ली नहीं है, सभी बिल्लियों की मूछें हैं, सभी बिल्लियों की इनके मूछें हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, कुछ गायें बिल्लियां हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं निकलता है। कुछ गायों की मूछें हैं, ये भी नहीं निकलता है, ठीक है। दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकल रहे हैं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ये हमारा सही है। आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। तो आर्य समाज के संस्थापक थे, ये मैंने कक्षा 8 में ही पढ़ लिया था। सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने पढ़ाई की है, तो वहाँ पे इस सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स दी जाती है। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला विकल्प चित्र कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि ये इधर पहुँचा है, ये इधर पहुँचा है, ये यहाँ पे होना चाहिए। तो सभी विकल्पों में आई थिंक कि वो उसी पोजीशन पे है, परफेक्टली मैच कर रहे हैं, सभी अपनी पोजीशन को पकड़ के रखे हैं। बस हमको ये ध्यान देना है कि ये हम कौन सा स्कीम यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा कि ये इस साइड में है, अभी इस साइड में है, फिर इस साइड में है, तो इस साइड में होना चाहिए। तो इस साइड वाला ये विकल्प सही है, बी वाला और बाकी सब सही है। यार क्या मजाक है, ठीक है। नीचे की ओर है और दाहिने हाथ की ओर, ऊपर की ओर, फिर बाएं हाथ की ओर होना चाहिए इसका मुंह। बाएं हाथ की ओर मुंह किसके हैं यार, इसमें 2 विकल्प दिखाई दे रहा है, फिर मजाक हो रहा है मेरे साथ। ओके, फिर देखते हैं, ये एक बार नीचे आया, फिर इधर गया, फिर यहाँ पे होना चाहिए। ये वाला निशान अब की बार ऊपर होना चाहिए, दोनों जगह ऊपर है। क्या मजाक, इतना टाइम मैं वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन के लिए, वही बात हो गई है। यहाँ पे इसकी कमी आई, इसकी कमी होनी चाहिए प्लस माइनस की, किस में कमी है, डी वाले विकल्प में कमी है। परफेक्ट, डी वाला विकल्प सही है। क्यों सही है,
क्योंकि हमको यहाँ पे देखिए प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस वाला प्लस माइनस वाला 2 बार था, एक बार हो गया, 2 बार था तो एक बार होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे जो डी वाला विकल्प है उसी में एक बार हुआ है, इस वजह से ये हमने सही माना है। तो डी वाला विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल होते हैं आपके वाटर के, पानी के, ठीक है। जब भी वॉशिंग पाउडर का जब लिखा जाता है उसके पीछे 10H2O लिखा जाता है ना, तो यही पूछ रहा है कितने मॉलिक्यूल है, तो 10H2O होगा। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कथन और धारणा वाली बात आ रही है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और धारणा को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्या है भैया कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और धारणा है घर में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी कि CFL का उपयोग करना चाहिए। ये तो थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है। अपने घरों के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगवाने चाहिए। इस प्रकार विशेषता पर्णपाती वृक्ष भूमि से उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है। विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में लगाया जाए। 2 वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, 2 वाला बिल्कुल भी नहीं है, 1 वाला की संभावना कम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको दूसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक भी विकल्प आपको सही नहीं है। ओके, कोई भी अवधारणा उस पर कथन से जुड़ी हुई नहीं है। कहा गया है द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, किसकी वजह से उनके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये होता है कोलेनचेमा। हो माय गॉड, ये देखने के बाद आप वीडियो सोच रहे होंगे क्या बकलोल टीचर मिल गया है यार, जिसको पढ़ना भी नहीं आता। कथन पढ़ेंगे, निष्कर्ष पे चलेंगे। कुछ धातुएं लोहा हैं, कुछ धातुएं लोहा हैं, ये मेटल हो गया और ये आयरन हो गया, ठीक है। कुछ लोहा भारी होता है, लो भैया ये वेट वाला हो गया, भारी हो गया। सभी लोहे धातुएं हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं निकलता है। सभी भारी धातुएं हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहे हैं कि 5 दोस्तों के बीच में एक केक बांटा जाता है। 4 को केक क्रमशः इतना इतना हिस्सा मिलता है और 5वें को उसका कितना हिस्सा मिलेगा। यह क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जाता है, कई बार देखने को मिलता है। ये 4 लोगों को जो हिस्सा मिला है इन सभी को हमको जोड़ना है और एक में से इसको माइनस कर देना है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 5 देखिए नीचे वाला 12 12 बराबर है, तो 5 1 6 हो रहा है, 6/12 होगा। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 3 6 ऊपर 3 मिल जाएगा और नीचे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। मैंने 6 क्यों बना के रखा है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ भी 6 है। और हम जब जोड़ेंगे तो 4 और 1 3 1 4 हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/8 है, अभी 1/8 के साथ इसको प्लस करना है। तो यहाँ पे 8 और 6 का जो एलसीएम हो जाएगा 8 त्रिक 24 यानी कि 24 हो जाएगा। 6 चौके 24 हो रहा है, तो ऊपर 4 चौके 16 हो गया और प्लस 8 त्रिक 24 तो ऊपर हो जाएगा 3, 16 3 19 हो रहा है, नीचे हो रहा है 24। कितना हिस्सा बच गया भैया, 24 में 19 को घटा दोगे तो 5/24 हमारा क्या है, बच गया है 5वें हिस्से दोस्त के हिस्से में। सिंपल कहा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेने वाला है समय लेकिन हो गया है। आगे वाले क्वेश्चन पे हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं यदि पाइप को ये लिखा जाए तो श्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा। तो भैया यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, P मतलब होता है 16, तो यहाँ पे 16 लिखा गया। I मतलब 9 लिखा गया। P मतलब होता है 16 लिख दिया है। E का मतलब 5 लिख दिया है। N का मतलब होता है 14, तो आखिरी स्थान में क्या होगा, 4 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन लगा, मतलब देखने में डर लगा लेकिन समझ में आया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विपरीत दिशाओं से आ रही इतना मीटर और इतना मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां इतने सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों की समायोजित गति
किलोमीटर प्रति घंटा में हमको ज्ञात करनी है। तो भैया कुल दूरी क्या होते हैं, इनकी लंबाइयों के बराबर कुल दूरी है। तो हमको यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय करना होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है 0.5 यानी कि 1 0 हो गया, यहाँ से लगे 1, 7 2 9 1 10 का 0 यहाँ से लगे 1, 5 5 10 1 11 यहाँ से लगे 1 1 1 2 1 3, 310 हो रहा है ये लंबाई। और इसको हम 9.3 से भाग करेंगे। तो यहाँ से दशमलव हटाया, यहाँ से दशमलव हटाया तो हमको ऊपर ही मिल गया 31 51, यहाँ पे 2 जीरो लग गया, 31 तिहैया 93 होता है, हमको सीधे सीधे दिखाई दे रहा था। तो 3 से जब इसको अभी हम नहीं करेंगे भैया, हमको 100 किलोमीटर पर सेकंड में मिल रहा है। इसको हम गुणा कर देंगे किसको, 5/18 से कर दे, नहीं किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से कर देना है। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 छंग 18, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 का 0 लग जाएगा, मतलब 5 दूनी 10 और 0 लग जाएगा, 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, दोनों गाड़ियों की समायोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी 120 किलोमीटर, और प्रति घंटा यहाँ पे लिखा गया है, इस वजह से वहां पे नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्या कहा जा रहा है, 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो मार्क टुली को ये चुना गया है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। लैटिन से लिया गया है का मतलब क्या, देखिए कार्बन को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कार्बन को अंग्रेजी में भी आप कार्बन लिखते हैं तो उसको सी से दिखाया जाता है, क्लोरीन को Cl से दिखाया जाता है, एल्युमिनियम को Al से दिखाया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम Al से दिखाया जाता है। देखिए प्रणाली क्या होती है, प्रणाली क्या होती है कि हम जो भी उसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं उसी के पहला अक्षर से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लीजिए कुछ कभी कभी चीजें क्या है कि जैसे कार्बन और क्लोरीन दोनों सी से शुरू हो रहे थे, इस वजह से क्लोरीन के लिए Cl ले लिया गया है और एल्युमिनियम के लिए Al ले लिया गया, तो ये किसी से मिल रहा था। ठीक है, इस वजह से सब मिलता रहता है। अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे ये आयरन का हो गया, वो आयरन क्या होता है, आई से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किया जाता है फेरस से, Fe से, फेरस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आयरन आई से शुरू होना चाहिए था, लेकिन आयरन आई से शुरू करने के लिए तो आई से आयोडीन भी होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इस वजह से ज्यादा मात्रा में आई वाला हो रहा था, इस वजह से उसको लैटिन से उठा लिया गया, आयरन दे दिया गया। Fe से फेरस होता है तो उससे आयरन का रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो ये हो गया आपकी प्रणाली, जो हम इसको रासायनिक प्रतीकों को रिप्रेजेंट करने वाला काम हम करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। कहना कि निम्न में से अभाज्य संख्याओं का समूह क्या है। 71 किसी से नहीं करता, 73 किसी से नहीं करता। ठीक है, हालांकि 3 और 7 भी तो किसी से नहीं करते हैं। ठीक है, और 37 और 41 भी नहीं करते हैं। ठीक है, और 43 और 47 भी नहीं करते हैं। 7 4 11 और ये तो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के सही किस उद्देश्य से कह रहा है, मैं तो थक जाऊंगा इस क्वेश्चन को समझने में। तो निम्न में से अभाज्य संख्याओं का समूह, भाई 7 और 3 भी तो किसी से नहीं करते, वो सहभाज्य भी हैं, अभाज्य भी हैं। मुझे नहीं पता यार ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, आई डोंट नो। अब आ जाते हैं एक माथा पच्ची वाले सवाल पे, जहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। आओ पकते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और इसको ले लेते हैं 4 हो गया। ठीक है, ऊपर तो नहीं है। 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, इसको ले लेते हैं 8 हो गया। 8 हो गया, ये एक दिखाई दे रहा है 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, और कोई दिखाई दे रहा है यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गया, ये 18 हो गया। ठीक है, ये 19 हो गया, 19 हो गया, और यहाँ पे ये 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, यहाँ पे 24 हो गया, ये 25 हो गया, 25 हो गया, और 25 होने के बाद अब 25 पे मैं रुक गया हूँ, हालांकि उत्तर 27 दे रहा है। अब मैं नहीं गिन पाऊंगा शायद, लेकिन मैं कोशिश कर लेता हूँ कि कौन सी चीज़ें छूट रही हैं। अभी हमारा ये एक छूट रहा था और ये एक छूट रहा था। ठीक है, ऐसा करके टोटल 27 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिलता है वो कहा गया है कि द फर्टिलाइज्ड एग द जायोट गेट
इम्प्लांटेड इन द, ये कहाँ इम्प्लांटेड रहता है, कहाँ पे स्थित रहता है, ये यूट्रस में रहता है। ठीक है, यूट्रस इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कहा गया है कि अप्रैल 2017 में लास वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक उन्होंने जीते थे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे ये करंट अफेयर पुराना हो गया है तो इससे काम का नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कह रहे हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, किस पर वो निर्भर नहीं करता है? तो मटेरियल पे वो निर्भर करता है, लेंथ पर भी निर्भर करता है, प्रेशर इस पर निर्भर नहीं करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पर निर्भर करता है। तो भाई जब वो वायर होता है वो निर्भर करता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है कैपिटल आर वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? वो मटेरियल पर निर्भर करता है। ठीक है, वो मटेरियल पर लोहे का है कि आयरन का है, मतलब कि चांदी का है कि एल्युमिनियम का है, किस पे है वो उस पर निर्भर करता है। और लेंथ पे तो जाहिर सी बात है जितनी लंबाई उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना तार मोटा उतना रेजिस्टेंस कम, पतला होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो उस पर निर्भर करता है, पर प्रेशर पर कोई निर्भर नहीं करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप भी सोच रहे होंगे जो क्वेश्चन इसको ज़्यादा आता है उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेगा, जिसका नहीं आता है वो वैसे ऊपर से उड़ जाएगा। तो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि सभी कारें जीप हैं, सभी कारें जीप हो गई हैं, सभी जीप चारपहिया हैं, तो ये सभी जीप चारपहिया हैं, सभी चारपहिया कारें हैं, चारपहिया सभी चारपहिया कारें हैं, नहीं ये नहीं हो पाएगा, सभी कारें चारपहिया हैं ये हो पाएगा, लेकिन सभी चारपहिया कारें नहीं हो पाएगा। कुछ चारपहिया जीप हैं, कुछ चारपहिया जीप हैं, हाँ ये सही है, दूसरा वाला विकल्प सही है, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहाँ पे कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट, ओके स्टेटमेंट दिया गया है और ऑक्यूपेशन दिया गया है। स्टेटमेंट अंग्रेजी में दे दिया गया, मेरी वाट लग गई है। एवरी सिटी मस्ट हाउस एन ecological park sees the mayor to his secretary। तो इकोलॉजी पार्क इम्प्रूव्ड ग्रीन कवर, इकोलॉजी पार्क हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन। दूसरा वाला ज़्यादा सही लग रहा है, पहला वाला ग्रीन कवर करता है, तो चलिए दोनों ही सही है, मतलब कि अंग्रेजी में है तो इस वजह से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 17 इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अगर आप जानते हैं कि 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो 1 हो जाएगा, 17 1 18 हो जाएगा तो 18 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 18 हो गया, एक्स इक्वल टू हमको मिल गया 18, 18 का स्क्वायर मतलब 8 8 64 मतलब 4 जो इकाई के स्थान पे 4 है 324 होता है, 18 का वर्ग 324 होता है, इस वजह से ये 324 मिल गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मजाक बनाने के लिए इसने बहुत ज़्यादा खींचा है, त्रिकोणमिति की चीज़ें यहाँ पे घुसाई है, और जिन्होंने त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ी है वो तो जानते हैं कि बच्चों वाले सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 23 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, उन्हें एक साथ खोला गया है, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे, मतलब टंकी भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे, ये हमको बताना है। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए भैया बात ये है कि ए मतलब ए 22 घंटे में भर सकता है, बी 33 घंटे में भर सकती है। जब 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया, ए को बंद कर दिया गया, कौन भरेगा पाइप पानी? वो बी भरेगा। अच्छा ठीक है, लास्ट के 3 घंटे तक बी भरता है, लेकिन हम बी को वाला देख लेते हैं कि वो 1 घंटे में कितना भरता है, तो वो 1 घंटे में 1/33 भरता है। 3 घंटे तक चलाएगा तो 3 घंटे तक भरेगा, तो 3 से काटेंगे तो 11 मिल जाएगा। 1/33 क्या हो गया, नहीं सॉरी 1/11
1/11 क्या हो गया, ये उसने लास्ट के 3 घंटों में भरा है। तो शुरू के घंटों में जितना है वो भर गया होगा। कितना भर गया होगा पहले, वो भर गया होगा, अगर इसमें से एक में से इसको घटा देते हैं, ठीक है, एक में से अगर घटा देंगे 1/11 को, तो हमको मिल जाएगा 10/11 भाग क्या हो जाएगा, वो पहले भरा जा चुका है। अच्छा, इन दोनों, ये किसने भरा था, ए और बी ने मिलकर भरा था। अब ए कितने देर में भरता है, 1/22 प्लस ए बी कितने, 1/33। ये हमने प्लस क्यों किया, दोनों साथ में काम कर रहे थे। एलसीएम कितना हो गया, 66 हो गया। 22 3 66, तो 3 और 2 यहाँ पे 33 दूनी 66, 2 यानी कि 5/66। ये क्या हो गया, इनके 1 घंटे का काम हो गया। अब हमारा जो काम है, मतलब कुल काम है ये है, और ये 1 घंटे का काम इनका ये है। अगर हम कुल काम को 1 घंटे के काम से भाग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने घंटे इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 5 दूनिया 10 ऊपर 2 मिल गया, 11 6 66 यहाँ पे 6 मिल गया, और ये वाला 6 उधर जाके 2 में गुणा कर देगा, तो 6 दूनिया हमको 12, यानी कि पहले कितना घंटे काम हुआ था, पहले 12 घंटे तक उन्होंने पानी भरा था। फिर ए थक गया तो ए अपना पानी बंद कर दिया, तो बी ने 3 घंटे आगे भरा, तो 12 3 15 घंटे तक ये पूरा टंकी मतलब इन्होंने कुल मिला के समय लिया, दोनों पाइपों ने मिलकर के भरा है आगे इस पाइप, मतलब पूरी टंकी को। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, मतलब मुश्किल सा था, और मैंने थोड़ा सा समय दिया। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि अच्युत ने 25,000 का निवेश करके एक चाय की दुकान खोली है। इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग में, अब 20% दुकान के अन्य सामग्री को खरीदने में, अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने में अब उसके पास कितने रुपए बचे। क्या मतलब है, उसने 25,000 फर्निशिंग में खर्चा किया, 20% का दुकान के अन्य सामग्री खरीदने में करता है। अब दुकान की बाकी के सामान खरीदने में उसके पास कितना बचे, 25% का 50% बचा। देखिए 25 30 और 20 50% खर्चा कर चुका है, 50% बचा है। 25,000 का आधा कितना होता है, 1250 होता है। क्या यार मजाक, इतनी लंबी सवाल लिखने का जबरदस्ती डराते रहते हो। सिंपल से सवाल है, क्या मजाक करते हैं। ऐसे भी कोई सवाल देता है इतना लंबा सा रख करके और आसान सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे मैं एग्जाम में देखता तो डर के भाग जाता। एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को 1/7 की हानि हुई। 1/7 मतलब क्रय मूल्य पर 1/7 की, जितने में खरीदा था उसका 1/7 का हानि हो गया। यदि उसे कितना होता है कि 189 में बेचा जाता है तो उसे कितने % का लाभ होता है। ये मैं क्या जानूँ कितने % का लाभ होता है। मैं तो यहाँ पे शॉर्टकट कोई यूज़ करने वाला हूँ नहीं। अच्छा, यहाँ पे 1/7 को % में बदल लेते हैं। 1/7 गुणते 100 कर दिया तो हमको ये % में बदल गया, तो हमें कितना मिल गया, 100/7। 100/7% का लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस, ठीक है, 100 माइनस 100/7% बराबर ये है। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करने की कोशिश करते हैं। 100 माइनस 100/7, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए भाई, 100 अपना क्रय मूल्य का, 100 रुपये आपका 100% आपका क्रय मूल्य हो गया, उसमें से माइनस कितना कर दिया, 100/7, ये परसेंटेज के इतना % का नुकसान हो गया था, हानि हो गया था। तो यहाँ से जब माइनस करके हम लिख रहे हैं तो ये विक्रय मूल्य के 144 के हमको बराबर दिखाई दे रहा है। 700 माइनस 1 600, 600/7 बराबर % बराबर हो रहा है अपना 144। अब इतने रुपए में बेचने पर उसे कितने % का लाभ होगा, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं भाई कि क्या निकाल लेते हैं, मैं क्या ही निकाल लूँगी इसमें से, 100% बराबर निकाल सकते हैं। 6 से ये कटेगा, ठीक है, कोशिश करते हैं। तो 6 दूनिया 12, बचेगा कितना, 2, 6 चौके 24, 4, तो 24 यानी 100% बराबर कितना हो रहा है, 24 गुणते 7, 7 चौके 28 का 8 हाथ से लगे 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 168 रुपये का उसने सामान मतलब कलम खरीदी थी, मान लेते हैं। अब 189 रुपये में बेच रहा है, यानी कि उससे कितना रुपए का फायदा हो रहा है, 9 में से 8 गया 1 और 8 में से 6 गया 2, 21 रुपये का फायदा हो रहा है। और 168 को हमको रखना है नीचे और गुणा करना है 100 से, ठीक है, यही तो हमारा % होगा लाभ वाला। तो 3 से काट लेते हैं, 3 से 21 हो रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18,
3 5 15, 3 6 18 हो रहा है, 7 8 56 होता है, यहाँ पे 8 मिल गया। 100 में 8 से भाग करना है, 4 से भाग करेंगे 2 मिल जाएगा, 4 से भाग करेंगे 25 मिल जाएगा। 25 का आधा कितना होता है, 12.5% होता है। 12.5% के यहाँ पे फायदा हो गया। हालांकि सवाल को मैंने बहुत ज़्यादा फुर्सत इत्मीनान से लगाया है, इस वजह से मन कहे तो लाइक कर दीजिए। क्या बकवास करता हूँ मैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? ऑक्सीजन हवा में निकलती है। वास्तुसर्जन में नहीं, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। श्वसन, जब हम सांस लेते हैं ना तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, तो ये बिल्कुल उत्तर नहीं होगा। वास्तुसर्जन में भाप निकलती है, मल त्याग में तो यार मीथेन निकलती है। छी छी, क्या बोलता हूं मैं। क्या बात है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। 50 क्वेश्चन हम पार कर चुके हैं, तालियां। ओके। एक क्लॉक इज फिक्स्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। लो भैया, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया गया है। एट 3 PM, 3 बज रहे हैं। 8 मिनट्स हैंड इज क्या कहते हैं, पुटिंग टूवर्ड्स एंड नॉर्थ। उत्तर की ओर उसका क्या है, मिनट वाली सुई है, तो ये क्या होगा, देखिए ये उधर उत्तर की ओर है, तो ये 3 अगर यहाँ पे बजा रहे हैं तो ये ईस्ट है, मतलब पूरब की ओर होगा। वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर नहीं होगा भैया। तो एट 3:40, 3:40 पे इट्स मिनट हैंड विल, अच्छा जी 3:40 पे। देखिए 30 यहाँ पे होता है, 40 यहाँ पे होता है। यहाँ पे किधर की ओर होगा भैया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम होगा। दक्षिण पश्चिम में मतलब कि 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है 60 डिग्री। ये साउथ वेस्ट में लगाना चाहता था बट वहाँ पे होगा नहीं, 60 डिग्री का एंगल लेके बनेगा। क्या मजाक है। नहीं सीरियसली भाई समझो, यहाँ पे देखिए 40 डिग्री पे जाएगा, तो देखिए 1 मिनट बराबर 6 अंश, 10 मिनट बराबर 60 अंश। तो साउथ से 60 अंश का कोण ही तो बना रहा है, 60 अंश का तो कोण ही बना रहा था, इस वजह से ये सही है। हालांकि मैं इस पे जाता बट मुझे एक अंदर से डाउट था कि ये गलत है, लेकिन मैं इस पे तो कभी नहीं लगाता। बट यही हमारा सही आंसर है। बात को समझ रहे हैं पूरी तरीके से कि क्यों ये ही उत्तर सही हो रहा है। हम हमेशा इस पे ही, मैं अगर मुझे पर्सनली जाना होता है तो मैं साउथ वेस्ट पे ही जाता। ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, साउथ वेस्ट पे ही जाता। बट मुझे ये भी डाउट रहता है कि भाई ये परफेक्टली 45 डिग्री पे तो है नहीं, 45 डिग्री पे तो है नहीं, ठीक है। एकदम मिडल होता तो मैं मानता कि ये साउथ वेस्ट है, पर 45 डिग्री पे है नहीं, मैं मान नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं यही भी लगाता, मैं इस पर ध्यान ही नहीं देता। लेकिन ये वाला इस वजह से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन निष्कर्ष है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। वाह क्या बात है। तो आगे बात करते हैं। जो वस्तु बाहर से अच्छी दिखती है वो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। ये वाला इसके संदर्भ में है। हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की बनावट आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। ये वाला ज़्यादा परफेक्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला ज़्यादा सही दिखाई दे रहा है, और पहला वाला भी कम सही दिखाई दे रहा है। मतलब तो यहाँ पे हम दूसरे वाले के साथ जाते हैं। ये दोनों का ही पालन करता है। क्या बात है, मैं गलत हो गया एक बार फिर से। मैं केवल दूसरे के साथ जाना चाह रहा था, जबकि ये दूसरा पहला दोनों के साथ जा रहा है। क्या बात है। मन में फीलिंग आ रही थी, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। क्या मजाक है ये। मेरे विचार क्या बताएं, मैं विचार से मर जाऊंगा एक आध दिन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अपक्रिया करता है? तो एल्युमिनियम ऐसा अपक्रिया करता है। अब ये भी मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं मालूम, नहीं मैं बताता। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा इसमें सही है। कौन सा सही है भैया? तो भाई ये दोनों बराबर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब कौन बड़ा है? 24 नवैये कितना होता है? 24 नवैये कितना होता है? गुणा करके देख लेते हैं और भाग करके देख लेते हैं। अच्छा ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और यही दोनों में अपनी लड़ाई है। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करना है? तो इसका गुणा कर लेते हैं। 9 चौक देखिए 9 चौक 36 का 6 यहाँ पे 6 मिल गया, ठीक है। हाँ से लगे 3 और 9 दूनी
ये 6 बन जाए भाई, क्या बन रहा है ये, यही है सस्ते का काम रास्ते में। 36 के 6 यहाँ से लगे 3, 9 दूनी 18, 18 3 21, ये 216 मिल गया। इधर की ओर गुणा करेंगे तो 13 13 13 6 78 का 8 यहाँ से लगे 7, 13 कम 13 7 20, यानी कि ये 208। तो किधर की ओर बड़ा मिल रहा है गिनती, इधर की ओर मिल रहा है, देखिए इधर की ओर मिल रहा है। तो ये पहला वाला विकल्प सही है। अब ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मैं यहाँ पे आंसर देख करके आपको डायरेक्टली, दोस्तों फिर से अंग्रेजी आ गया, फिर से मुझे डर लग रहा है। क्वेश्चन देखते हैं कि जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी। वैलेंसी मतलब होती है ऑक्सीकरण संख्या, आई थिंक है, तो वो 1 2 3 होती है, 1 2 3 इलेक्ट्रोपॉजिटिव की वैलेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फिर से चलते हैं, भाग करके यहाँ से भाग के निकल लेते हैं। तो भाई यहाँ पे निम्न में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। न्यूटन की गति का तीसरा उदाहरण क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, यानी कि वस्तु पर हम किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। जब अचानक बस अचानक जब रुक जाती है या फिर चल जाती है तो झटका जो लगता है, ये जड़त्व का नियम, ये पहला नियम कहलाता है, ठीक है, ये पहला नियम है। रॉकेट को लॉन्च करना ये तीसरे नियम पे आधारित होता है, न्यूटन की गति के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। और जब गेंद पकड़ते हैं तो उसको पीछे की ओर अपना खींच लेता है, ये क्या होता है, ये पहले नियम पे आधारित है। जब हम पैडल बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, तो ये नहीं। देखिए भाई, रॉकेट लॉन्च करने वाला जो नियम होता है यही अपन क्रिया प्रतिक्रिया के न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। भौतिक विज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बायोलॉजी के थोड़े से क्वेश्चन कम मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं मुझे डरा दे रहे हैं क्योंकि वो अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। फिलहाल मैं 57 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुका है। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। किसी वस्तु पर कार्यान्वित का बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता, इसके द्वारा विस्थापित वस्तु द्वारा वस्तु पर कार्यान्वित कार्य किसके द्वारा कार्य को क्या परिभाषित किया। तो भैया किया गया कार्य W बराबर होता है F × D, बल और विस्थापन। तो यहाँ पे विस्थापन द्वारा, ठीक है, कार्यान्वित बल द्वारा बल और विस्थापन दोनों लगता है। तो हमारा कौन सा सही होना चाहिए, B और C दोनों सही होना चाहिए, होना तो चाहिए यही, लेकिन सही क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है, इस वजह से यहाँ पे उसका उत्तर ही नहीं दिया है। और ये पहले वाला तो यहाँ पे भी तो काम तो विस्थापित नहीं हो रहा, तो काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी परिभाषित किया ही जाता है, ये भी बताया जाता है कार्य में, तो इस वजह से इसका उत्तर ही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इसका अगला टर्म क्या होगा, अगला पद क्या होगा। 25 के बाद 23 आया, 23 के बाद 21 है, 21 के बाद हमको 19 मिलना चाहिए, 19 हमको 2 जगह पे मिल रहा है, चलो ठीक है। B होता है 2, D होता है 4, F होता है 6 और होना चाहिए यहाँ पे 8 यानी कि H होना चाहिए। H इसमें दिखाता है, H 19 इसमें दिखाई दे रहा है, तो यही वाला सही हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो फिर से अंग्रेजी क्या कह रहे हैं, टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिंग इन विच अ पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी डेवलप इनटू अ इंडिविजुअल इज कार्ट, यानी कि प्लांट की एक बॉडी जो अलग से मतलब एक पौधे के रूप में जनरेट हो जाती है, या रिप्रोडक्शन का जो एक सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, वो